ठीक है। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो आईपीसी का है, सेक्शन 497। सेक्शन 497 क्या बोलता है? हमें अडल्ट्री के बारे में बता रहा है। इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हम एक केस का नाम लिखेंगे, जिस केस का नाम है जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब ये केस किस लिए इंपॉर्टेंट है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है, जब जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आया तब सेक्शन 497 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया। अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है कि कोई भी केस अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो अब क्या ऐसा था उस सेक्शन में कि इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई? उसके लिए अपने एक बार सेक्शन 497 के वर्ड्स पे चलते हैं। तो अपने वेब ब्राउजर पे सेक्शन 497 को खोलते हैं, उसको रीड करते हैं, और ऐसा क्या था 497 में कि अब ये वैलिड ही नहीं है। सेक्शन 497 क्या बोलता है? whoever has sexual intercourse with a person who is and whom he knows or has reason to believe to be the wife of another man without the consent or connivance of that man, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape is guilty of offense of adultery। अब adultery क्या है उसको अपने एक एग्जांपल लेते हैं और फिर अपन इसको आगे लॉ पे चलते हैं। तो अपने एक एग्जांपल लेते हैं पहले इसको। जैसे कि सपोज एक जना है जिसका नाम है ए, उसकी वाइफ है, उसका नाम है बी। अब लॉ क्या बोलता है कि अगर सपोज करो एक सी एक तीसरा आदमी है और उसका अफेयर चल रहा है बी से, ठीक है। अब सी का अफेयर चल रहा है बी से, और अगर ए कंसेंट दे रहा है कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई ऑफेंस नहीं है। अब इसको अपने प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। जैसे मान लो एक आदमी है, उसकी वाइफ है, ठीक है, और एक तीसरा आदमी है। अब तीसरा आदमी अगर मान लो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है किसी और की वाइफ के साथ, तब लो क्या बोलता था कि जो सजा होगी ना वो किसको होगी? सी को होगी, जो तीसरा आदमी है। लेकिन औरत को कोई सजा नहीं है। जैसे कि ए है, बी है, बी और सी ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया शादी के बाद कि हम लोग कुछ रिलेशंस मेंटेन करेंगे, और ए से पूछा नहीं। तो अगर ए चाहे ना और उसे लग रहा है कि उसकी वाइफ के किसी और के साथ अफेयर हैं, तो वो सीधा केस कर सकता है सी पे। लेकिन गलती तो वाइफ की भी है कि भी वाइफ भी तो पति का कहना नहीं मान रही, और वो मैरिज के बाद अफेयर मेंटेन कर रही है। लेकिन लॉ ने क्या बोला? हम वाइफ को लाइबल नहीं ठहराएंगे। हम किसको लाइबल ठहराएंगे? सी को, जो थर्ड पर्सन है। अब इस पे क्या हुआ? इस पे केस ये हुआ कि जो आर्टिकल 14 ये बोलता है कि मैन और वुमेन तो इक्वल हैं, तो क्या होना चाहिए? मैन को केस, मैन पे केस हो रहा तो वाइफ पे भी केस होना चाहिए। लेकिन हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक नया जजमेंट दिया, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में ये बोला कि अगर मैन और वाइफ दो जने हैं और अगर वो रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं शादी के बाद, तो उसको हम कोई ऑफेंस नहीं मानेंगे। और उसका लॉजिक ये है कि वो जब शादी के बाद अगर कोई भी वुमेन किसी से रिलेशन मेंटेन कर रही है तो ये उसकी बॉडी है, और वो अपनी बॉडी को गुलाम नहीं अपने पेरेंट्स, उसके पति की, जो उससे कंसेंट ले। तो उन्होंने क्या किया? सी को सजा देना तो पहले तो मिल ही रही थी, अब इन्होंने बोला सी को तो सजा हम देंगे ही नहीं और ना ही बी को देंगे, ठीक है। तो अभी का रूल क्या है कि अगर तुम्हारी शादी हो गई है, जैसे कि मान लो ए और बी की शादी हो गई और बी का सी के साथ अफेयर चल रहा है, तो ए के पास कोई पावर नहीं है कि वो सी को जेल में भेज दे, ठीक है। पर मेरे हिसाब से ये लॉ सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये जजमेंट दी है वो उनके हिसाब से है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनके बच्चे भी हैं, और उन पे क्या असर पड़ेगा इस बात का कि उनकी मम्मी खाना तो यहाँ बना रही है पर जोमेटो के साथ उधर जा रही है घूमने, या जोमेटो वाले भैया के साथ। तो ये सही नहीं है मेरे हिसाब से लॉ। लेकिन उनकी क्या रीजनिंग है कि वो जो वाइफ ने अगर शादी कर ली तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि उसकी जो कोई भी डिजायर्स हैं वो बंद गई वहां पे। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि इसमें हम इतना रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि अगर आप चाहो तो इस ग्राउंड पर डाइवोर्स ले लो, पहली बात, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी वाइफ आपका कहना नहीं मान रही, वो किसी और से रिलेशन मेंटेन कर रही है, तो हम आपको क्या पावर दे रहे हैं कि आप ऐसा करो, आप डाइवोर्स ले लो। अब ए के पास ये पावर है कि वो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले लेगा। किससे डाइवोर्स ले लेगा? बी से। लेकिन सजा ना तो सी को होगी ना बी को। तो 497 सेक्शन सिर्फ इतना बोल रहा है कि 497 सेक्शन में अपने को इतना ध्यान रखना है कि दो जने हैं बी और सी, अगर ये शादी के बाद रिलेशंस मेंटेन कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था? जो थर्ड पर्सन था, आदमी था, उसको सजा मिलती थी। लेकिन अब का लोग क्या बोल रहा है कि ना तो सजा सी को मिलेगी ना सजा बी को मिलेगी। बी को सजा क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये वुमेन है और ये इसकी राइट है
कि ये जिससे शादी के बाद रिलेशन मेंटेन करना चाहे करे। अगर पति को दिक्कत है तो पति केस करके उनको जेल नहीं भेजेगा, पति क्या कर देगा, उसको ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स लेके तलाक ले लो। और ये दोनों अगर शादी करना चाहें तो ठीक है, बिना शादी भी रिलेशन मेंटेन करना चाहें तो कर लेंगे। इसमें कोई डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट सेक्शन है बाइगेमी। हाँ हाँ, बिल्कुल मिलेगी। डाइवोर्स हो गया तो इस ग्राउंड पे डाइवोर्स हुआ है, फिर एलिमनी नहीं मिलेगी। अगर सपोज करो ए है और बी है, अब बी अडल्टरी कर रही है ना, तो उसको कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो खुद ही फॉल्ट पे थे। ठीक है, तो कभी भी कोई अडल्टरी कर रहा है और डाइवोर्स मिल रहा तो उसको नहीं, तुम जो सी जो आदमी था ना उससे ही खर्चा उठाओ, अब हम तुम्हें मेंटेनेंस नहीं देंगे। आ गया समझ में? ठीक है, मेरे हिसाब से वो जो सेक्शन है ना 497, इसके एक तो ये तो है ही कि भाई, क्योंकि पता क्या, एक फैमिली है ना, अपने यहाँ पे जो हिंदुस्तान के परिवार हैं, बाहर तो चलो चल रहा है कि भाई सुबह अलग पापा आ रहे हैं, रात को अलग पापा आ रहे हैं, फिर दोपहर में कोई अलग है। ठीक है, उनकी जो लड़की है उनके स्टेप डैड हैं, फिर स्टेप मॉम चल रही है, सिस्टम चल रहा है। पर अपना इंडिया अभी उतना नहीं है। अपने इंडिया में तो कल्चर वाला सिस्टम है। अब वहाँ पे ऐसा थोड़ी सही रहेगा कि इतनी भी फ्रीडम नहीं होनी चाहिए ना। अगर तुम्हें ज्यादा ही करना है, डाइवोर्स लेके कर लो उससे शादी। यहाँ का नाटक तो खत्म कर दो। ठीक है, तुम यहाँ भी चलाए जा रहे हो। ठीक है, वहां भी ऐसे द्रौपदी थोड़ी है वो कि उसके पांच पांच पति हैं, वो कह रही है मेरी कंसेंट है। महाभारत में भी था, पर वो चलो ठीक है, पोलीगेमी वाला कंसेप्ट अपने नहीं है। तभी ये बात हो रही है कि आर्टिकल जो 44 है यूनिफॉर्म सिविल कोड सभी पे लागू होना चाहिए। अब मुस्लिम चार शादी कर सकता है, पर इंडियन तो नहीं कर सकता ना चार शादी। हिंदू जो है वो तो एक शादी कर रहा है, और उसके बाद अगर कुछ पंगा हो जाए तो आपको डाइवोर्स देना पड़ेगा, फिर आप दूसरी शादी करोगे। मुस्लिम में पता क्या पंगा है? देखो मैं समझाता हूँ मुस्लिम में क्या है। मुस्लिम लोगों में कंसेप्ट ये है, मान लो एक आदमी है, जैसे अब्दुल है ना तारक मेहता में। ठीक है, मान लो अब्दुल है। अब अब्दुल के पास पावर है कि वो अपनी जो पहली बेगम है ना, जैसे मान लो बबीता जी, ठीक है, तो उससे शादी मेंटेन कर ली। ठीक है, फिर वो दूसरी भी शादी कर सकता है, मान लो दया से कर ली उसने। फिर तीसरी, भिड़े की वाइफ कौन थी? माधवी। माधवी से कर ली। ठीक है, और चौथी एक और है, और कोई है क्या? कोमल। कोमल से भी कर ली। अब क्या है, अभी भी इसका मन नहीं भरा ना कि चार इसकी बीवी हैं। अभी भी ये एक को तलाक देके किसी को भी तलाक दे, मतलब दया को तलाक दे दिया और एक और ले आए, जैसे वो रीटा रिपोर्टर से शादी कर ले। तो ये सिस्टम है मुस्लिम में कि अगर आपकी चार बीवी हैं, फिर भी आपको पांचवी बीवी लानी है, तो चार जो एग्जिस्टेंस में है ना उनमें से एक को तलाक दे दो और फिर एक शादी कर लो। आया ये समझ में कंसेप्ट? अडल्ट्री क्या था, क्यों ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, आया? ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल का मीनिंग बस इतना सा है कि कोई भी लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा ना, तो उसकी वो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी, अब वो वैलिड ही नहीं है। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है ना, ये वाला सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। इसको समझ में, एक बार समझ में आ गया फिर क्लियर हो जाएगा। पहली लाइन तो इसमें ये अपने को बात ध्यान रखनी है, पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, फिर तुम्हें क्लियर हो जाएगा। हस्बैंड है, वाइफ है। ठीक है, लोग क्या कहता है कि अगर हस्बैंड और वाइफ की शादी हो गई, शादी के बाद हस्बैंड अगर कोई भी बात शेयर कर रहा है वाइफ को कि मैंने ऐसा कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, जैसे मान लो जेठालाल है और दया है। जेठालाल ने क्या किया, दया को ये बताया कि मैं आज बबीता जी का मर्डर कर रहा है और बदले में वो जो गहने लाया हूँ वो तुम्हारे लिए लाया हूँ। ठीक है, ये बात किसको बता दी? दया को। अब दया को लगा कि आपने टप्पू के पापा ये बहुत ही गलत किया है कि आप बबीता जी का मर्डर करके और ये ले आए हो गहने। वो जाती है पुलिस के पास, मान लो चालू जी पांडे जी के पास चलेगी, और उनको ये बोल रही है कि भाई मेरा जो पति है जेठालाल, उसने ऐसा सा किया है और आप उसको पकड़ लो। अब अपने को तो अपने हिसाब से क्या होना चाहिए कि जेठालाल अरेस्ट हो जाएगा और इस बेसिस पे उसको सजा हो जाएगी। पर लोग क्या बोलते हैं, सेक्शन है एक, ठीक है, जिस सेक्शन में ये बोला हुआ है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को कोई बात शेयर कर दी शादी के बाद, ठीक है, तो वो वाली बात है ना, उस बात को हम कभी भी कोर्ट यूज नहीं करेगा एज ए एविडेंस। क्यों नहीं करेगा? उसका लॉजिक है,
उसका ये लॉजिक है कि अगर कोई हस्बैंड ने वाइफ को बात भरोसे में बताई है शादी के बाद, और अगर इसकी वजह से उसको जेल हो गई, तो उनकी शादी टूट जाएगी। क्या जेठालाल जब जेल से छूट के आएगा दया को रखेगा घर में? नहीं रखेगा ना। तो हमारा लोग क्या बोलता है कि कोई बात नहीं, कोई गुनाहगार है बाहर तो रहने दो, पर हम कोई किसी का बसा हुआ घर नहीं तोड़ेंगे। तो ये चीज एडमिसिबल नहीं है। ऐसे ही सेक्शन 126 एविडेंस एक्ट का जो बोलता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, क्या बोलता है प्रोफेशनल कम्युनिकेशन? जैसे कि अभी ये दिशांत आया, दिशांत के पापा क्या है? एडवोकेट हैं। अब इसके पापा एडवोकेट हैं, तो यहाँ पे कोई क्लाइंट आया, वो क्लाइंट ने बोला कि सर आप है ना, ये मेरा केस लड़ लो, और मैंने जाके प्रेम का मर्डर किया है, और ये केस आप मेरा लड़के मेरे को बचा लो। तो इसने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बचा लेंगे। तो इसने बोला हाँ हाँ मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ, मैं उस दिन वहाँ गया, मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको मार दिया, और अब आप बताओ। तो इन्होंने बोला 50 लाख फीस है, बचा लेंगे। तो यार इसने कहा कि नहीं नहीं साहब, 50 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, आप क्या करो, मैं किसी और वकील के पास जा रहा हूँ, आप रहने दो। तो इस दिशांत के फादर ने कहा कोई बात नहीं, तुम दूसरे के पास चले जाओ। अब इंक्स के फादर को गुस्सा आया कि भाई यार ये क्लाइंट आया था और अपने को पैसे दे के नहीं गया, और अपना टाइम खराब कर गया, 2 घंटे का, मैंने इसको कोल्ड ड्रिंक पिलाई, चाय पिलाई, और ये तो मजे लेके चला गया। अब वो कोर्ट में जाके एविडेंस दे रहा है क्लाइंट के खिलाफ। ये बोल रहा है कि देखो सर, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, मेरे 2 क्लर्क वाले बैठे थे, वो कंप्यूटर टाइप कर रहे थे, और उनसे पूछ लो, इसने मेरे सामने ये बोला है कि ये जो क्लाइंट बता रहा है कि इसने मर्डर किया है, किसका? प्रेम जी का, और इसके लिए इसको सजा दे दो। लेकिन सेक्शन 126 क्या बोलता है कि जब भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में आपने कोई बात किसी एडवोकेट के साथ शेयर की है, तो एडवोकेट के पास पावर ही नहीं है। क्या पावर नहीं है? कि वो कोर्ट में जाके एविडेंस दे सके। ठीक है, लेकिन इसके एक एक्सेप्शन है। अगर मान लो आप वकील को जाके ये बोल रहे हो कि मैं फर्दर से कोई क्राइम करने वाला हूं, और आप वो मेरे को बचा लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं ताजमहल में बॉम्ब लगाने वाला हूं, वो सबको मारूंगा, और मैं तो वहां पे एक बार पुलिस ले जाएगी मेरे को पकड़ के, लेकिन आपको क्या करना है कि जब मैं जेल में होऊंगा, मैं पहले ही पैसे दे रहा हूं, मेरे को बचा लेना। तो आप फर्दरनेस कोई ऑफेंस होने वाला है ना, उसके लिए वकील के पास पावर है कि वो कोर्ट में एविडेंस दे दे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अब अपने क्या करेंगे, फटाफट से ना 5 शब्द सीखेंगे जो कि टर्म्स हैं, फिर उसको क्लास को खत्म करते हैं, जो मेन मेन वर्ड्स हैं जो अपने को लॉ में पता होने चाहिए। पहला वर्ड लिखो, ये वाला 126। ठीक है, पहला वर्ड लिखो एलिबी। एलिबी का मीनिंग होता है समवेयर एल्स, जब आप कहीं और हो उसको बोलते हैं एलिबी। दूसरा वर्ड लिखो कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं? वो ऑफेंस जिनमें सजाएं 3 या 3 साल से ज्यादा है, जो कि सीरियस ऑफेंस है। एक और लिखो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो हैं कि वो ऑफेंस जिनमें सजा 3 साल से कम है। एक ही तरीका है याद करने का या पता लगाने का, कोई पूछ ले कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है, आईपीसी का फर्स्ट शेड्यूल जो होगा उसमें लिस्ट बनी हुई है सभी ऑफेंसेस की, उनके सामने नाम के लिखा हुआ है कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो आप पता लगा सकते हो कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल। एक चीज और कि कभी भी अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, जिसमें ऑफेंस कितना है 3 साल से ज्यादा, तो आप एफआईआर लिखवा सकते हो पुलिस स्टेशन में, और पुलिस उसकी एफआईआर लिखेगी, लिखेगी, मना नहीं करेगी। अगर मना कर रही है तो आप एसपी के पास जाके रिपोर्ट कर दोगे, उनको लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ऐसा नहीं है, एफआईआर लिखने से वो मना कर देगा। इसमें कोई डाउट? ठीक है, आज अपने क्या सीखा? एलईबी। एलईबी का मीनिंग क्या है? समवेयर एल्स। फिर अपने ने सीखा कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होते हैं जिनमें सजा 3 साल या उससे ज्यादा होती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में 3 साल और 3 साल से कम। हीनियस ऑफेंस कौन से ऑफेंस हो गए जिनमें सजा कितनी है? 7 साल से ज्यादा। ठीक है, 7 ईयर्स से प्लस है। इनमें कोई डाउट? क्लियर? पहले क्या सीखा था अपने ने? अडल्ट्री। अडल्ट्री कहां पे डिफाइंड है? 497 में। अडल्ट्री जो सेक्शन है वो कौन सा सेक्शन से रूल आउट हो गया था? जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसमें बोला ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है। आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन हो रहा है? जो मैन है, ठीक है, उसको तो सजा मिल रही थी और वुमेन को सजा नहीं मिल रही थी। कोर्ट ने क्या बोला? वुमेन को सजा नहीं दे रहे, दोनों को ही नहीं देंगे। अब क्या है, किसी को भी सजा नहीं मिलेगी। और तीसरी चीज अपने ने क्या सीखी थी इसमें? ये अपने पढ़ लिया, फिर बाइगेमी पढ़ा, फिर अपने ने एडवोकेट वाला पढ़ा। एक चीज मैं, एक टिप है ना छोटा सा तुम सबको दूंगा क्लैट के लिए। वो टिप क्या है कि सिलेक्शन किसका होगा? पहले अपने वो सोचे ना कि अपने को अगर सिलेक्शन करवाना है तो सिर्फ 2 बातों का ध्यान रखना है। जैसे अपने शादी में गए, किसी भी शादी में, तो वहां पे जाके
अपने होते हैं ना कि जब गोलगप्पे खाने हैं तो अपने को खुद हाथ आगे खड़ा करके लेने पड़ते हैं ना गोलगप्पे। ऐसा कोई है क्या वेटर आएगा और कहेगा लो सर गोलगप्पे खा लो? वो तो दूल्हे को ही पूछेगा सिर्फ, ठीक है। बाकी तो अपने खड़े रहेंगे कि कोई आए वेटर और उनको कहेगा लो सर गोलगप्पे खा लो। जो ऐसे ही है क्लैट में भी क्या है, इतने एनएलयूज हैं 28 एनएलयू, तो वो भी ऐसे ही अगर तुम लोग वहां बैठे रहोगे ना मेहनत करने के लिए आओगे नहीं यहाँ पे और अपने सो रहे हो तो ऐसे नहीं है क्या कंसल्टिंग में लो एनएलएस बेंगलोर ले लो, लो जोधपुर ले लो तुम तो उड़ीसा ले लो, तुम तो चलो पटियाला ले लो, ठीक है। कोई भी नहीं आने वाला। अपने को धक्का मुक्की करके इतने ऐसे 60,000 एप्लीकेंट्स हैं, ठीक है, उनको साइड करके और अपने को आना भाई प्लेट ये रही और ये क्लैट कंसोर्टियम एक एनएलयू हमें प्लेट में डाल दो ताकि हम खा लें। वो नहीं है कि यहाँ पे पापड़ी भी देगा और वो देगा, वो सिर्फ दूल्हे को मिलेगी वो भी 11 बजे, ठीक है, पर अपने दूल्हे नहीं है इसमें। तो अपने को अगर पेपर निकालना है तो अपने को एफर्ट डालने पड़ेंगे, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, प्लेट पे गिर भी जाएगा, ठीक है, और तब जाके वो अपने को गोलगप्पा मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर निकालना है एनएलयू तो रोज मेहनत करनी है, जैसे कि वो अपने करते हैं शादी में जाके भी भैया टिक्की दे दो एक, इतनी भीड़ है। ऐसे नहीं है कि आगरा टिक्की वाले पे बैठ गए और वो आ गई प्लेट पे टिक्की, बिना मेहनत किए नहीं निकलने वाला पेपर। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई आगे चले गए यहाँ से कोचिंग से और पेपर निकल जाएगा तो बहुत ही बड़े वहम में हो, ठीक है। आके होमवर्क करना है, जो मिल रहा है अपने को वो पढ़ना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है ना सब बच्चे तो पढ़ रहे हैं। और पता है आदमी है ना कितना भी, एक चीज को तो पक्का यकीन तुम मानो कि अपने है ना मेहनत करें ना करें पर एक उम्मीद होती है यार कि ये निकल जाएगा, पर अपने ने नहीं पढ़ा ना तो अपने को पता है कि मैं नहीं होने वाला। तुम सब ने भी अगर नहीं पढ़ा ना तो तुम्हें पता है नहीं होएगा, कि अपने जा रहे हैं स्टेशन में देने, मन में पता है निकलना ही नहीं है पेपर। और जब तुम्हारे मन में है ना कि नहीं निकलना तो वो कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठे हैं यार, उनकी जानकारी है कि मैं पढ़ नहीं रहा, ठीक है, साथ वाला पढ़ रहा है, नहीं नहीं अंकुश को लेंगे। क्यों लेंगे अंकुश को जब उनके पास है कोई पढ़ने वाला अच्छा बच्चा आ सकता है? भगवान भी करेगा क्या ऐसा कि भगवान भी को पता कि यार ये बच्चा पढ़ा ही नहीं पर ये रोज प्रसाद चढ़ा देता है 11 रुपए का, नहीं नहीं इसको कर दो। और वो बेचारा मेहनत कर रहा है सुबह 6 बजे उठ के, नहीं नहीं उसने प्रसाद नहीं चढ़ाया तो रहने दो, होएगा ही नहीं। कुल मिला के अगर पढ़ना है अपन को तो जैसे अपने शादी में जाके गोलगप्पे के लिए कर रहे हैं ना कि भैया डाल दो या भैया गोलगप्पे, अरे वो दही भल्ला तो दो मुझे, ठीक है, जैसे अपने भीड़ में लग के वैसे ही अपने को करना पड़ेगा। वो कोई आके नहीं बताएगा। मैं भी पता है कोचिंग में 20 बच्चे बैठे हैं क्लास में, अब मेरे को पता है ये 2 बच्चे पूछ ही नहीं रहे कुछ, मैं क्यों चल चल के मैं 2 दिन आके बता दूंगा, तीसरे दिन में आगे मंगूंगा, इंटरेस्ट ही नहीं है, छोड़ो भाई फीस आ गई अपनी खत्म बात। और लेकिन 2 बच्चे वो हैं जो आके पूछ रहे हैं सर मेरे को ये डाउट हो रहा है ये बता दो, या फिर सर मेरे को ये वाली चीज है ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, कि मेरे में बस बुक्स तो पढ़ी है पर मैं क्या करूं इसका लॉजिकल का समझ में नहीं आ रहा पैसे स्टार्ट कैसे करने हैं। तो जब वो चीज आगे पूछोगे तो मैं बताऊंगा ही। अब वो दीक्षा है वो आज आके बता रही थी सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा टाइम कैसे डिवाइड करें कि पूरा दिन निकल जाता है, तो उसको मैंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे करके अपने करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ना ये बहुत ही वैल्यूएबल है, और ये टाइम एक बार निकल गया अपना तो ये टाइम वापस नहीं आएगा, ठीक है। वो टाइम इज मनी वाली बात है ना, वो ध्यान रखना। आज वाला दिन चला गया तो आज वाला नहीं आएगा, कल फिर कल ही आएगा, ठीक है। तो आज ये वाला टॉपिक रिवाइज कर लेना, कल जब अपने नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फटाफट उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अडल्ट्री तो समझ में आ गया 497, और वो वाले 2 सेक्शंस भी आगे समझ में पीडीएफ में भेज दूंगा। हाँ